नमस्कार स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की सभी स्टूडेंट्स का मेरी क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी। तो सिस्टम थ्योरी पे हमने पिछली 2 वीडियो देख ली थी। आज हम करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम का अर्थ क्या है। अर्थ के बाद में हम देखेंगे कि इसके मॉडल कितने हैं। पॉलिटिकल सिस्टम के 2 मॉडल दिए हुए हैं। डेविड ईस्टन महोदय ने दिया है इनपुट आउटपुट मॉडल और आमंड ने दिया है स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत। तो इसके बाद में हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे और विशेषताओं के बाद में इसका ढांचा पढ़ेंगे, फ्रेमवर्क पढ़ेंगे कि कैसे डेविड महोदय ने बताया है कि कैसे राजनीतिक व्यवस्था काम करती है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ क्या है। राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ देखिए, हम डेविड ईस्टन के अनुसार अर्थ देखेंगे, क्योंकि हमारी पिछली 2 क्लास में हमने ये देख लिया है कि व्यवस्था क्या है। व्यवस्था 2 लोगों के मध्य संबंध है, एक द्वारा दिया जाता है, दूसरे द्वारा लिया जाता है। मैंने बताया था शरीर भी एक व्यवस्था है। शरीर एक व्यवस्था है। शरीर एक कैसी व्यवस्था है? खून जैसे कि खून हार्ट द्वारा दिया जाता है, बाकी सारे शरीर द्वारा लिया जाता है। और ऐसे कि ऐसे ही मस्तिष्क इंस्ट्रक्शन देता है और इंस्ट्रक्शन लेता भी है। तो इस प्रकार देखिए, हमने देखा व्यवस्था क्या है। मैंने तुम्हें कल बताया कि जनता है, पूरे की पूरी जनता है और शासन है। तो जनता नीतियों का पालन करती है, शासन नीतियाँ बनाता है। तो एक जना दे रहा है और एक जना ले रहा है, अर्थात क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, अंतर संबंधित है। यहाँ हम डेविड ईस्टन द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का क्या अर्थ दिया गया है ये हम देखेंगे। तो डेविड ईस्टन क्या कहता है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है। तो राजनीतिक व्यवस्था यहाँ कहता है कि किसी समाज में, कोई भी समाज में, पूरे समाज में मान लो अंतःक्रियाओं की प्रणाली, अंतःक्रियाओं की प्रणाली। देखिए, समाज में बहुत ही सारी व्यवस्था होती है। आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, ये बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। और इन सब जो व्यवस्थाओं में इस जो राजनीतिक व्यवस्था भी इसकी एक समाज की उपव्यवस्था है। इसी प्रकार से इन सब जो राजनीतिक व्यवस्था है समाज में, ये सारी की सारी उपव्यवस्थाएं हैं। इन उपव्यवस्थाओं में अंतःक्रियाएं होती हैं, एक दूसरे की क्रियाएं होती हैं और इस प्रणाली को राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। हमने कल कहा कि शक्ति भी है, शक्ति यानी आदेश देने की शक्ति और आदेश को मनवाने की शक्ति भी है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो समाज है, समाज में अंतःक्रियाएं होती हैं। समाज में विभिन्न उपव्यवस्थाओं में अंतःक्रियाएं होती हैं। इन अंतःक्रियाओं की सिस्टम, इन अंतःक्रियाओं में जो सिस्टम है, प्रणाली, अर्थात जो इस अंतःक्रियाओं का जो सिस्टम है वो राजनीतिक व्यवस्था है। और होता क्या है राजनीतिक व्यवस्था द्वारा? राजनीतिक व्यवस्था क्या करती है? मूल्यों का बाध्यकारी और प्राधिकृत आवंटन करती है। हमने पहले की क्लासों में देखा कि एक राजनीतिक व्यवस्था एक विशिष्ट व्यवस्था है। विशिष्ट व्यवस्था क्यों है? क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के पास में क्या है, बहुत सारे अधिकार हैं। अपनी बात मनवाने का, आदेश देने का भी अधिकार है, तो आदेश मनवाने का भी अधिकार है। जीएसटी लागू करी तो हमने माना, मोनेटाइजेशन हुआ तो हमने माना,
यहाँ पे लॉकडाउन हुआ तो हमने माना, अर्थात मनवाने का भी अधिकार है। तो ये क्या करती है, मूल्यों का प्राधिकृत बाध्यकारी, बाध्य कर देती है। हेलमेट लगाना है, रोड में लेफ्ट में चलना है तो चलना है, ये हमें बाध्य कर देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्राधिकृत आवंटन राजनीतिक व्यवस्था द्वारा किया जाता है। ये जो कोटेशन है, ये जो अर्थ है, ये डेविड ईस्टन द्वारा दिया गया। एक बार फिर से, समाज में अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं राजनीतिक। अंतःक्रियाएं होती हैं, उसकी जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसको कहते हैं जिसके द्वारा मूल्यों का अधिकारीकृत बाध्यकारी आवंटन किया जाता है। क्योंकि जो आवंटन है, बंटवारा है, वो तो राजनीतिक व्यवस्था ही कर रही है, वो तो राजनीतिक व्यवस्था ही कर रही है। तो इस प्रकार से देखिए, हमने इसका अर्थ देखा। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था में तत्व क्या हैं। तो निम्न तत्व होते हैं, हमने कल कर लिया था, लेकिन क्योंकि हमने कल व्यवस्था को पढ़ा था, आज हम राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। देखिए तत्व क्या क्या होता है। मैंने तुम्हें कल बताया था कि जीव विज्ञान में बर्टन लैम्फी लेके आया था। अर्थात क्या है कि हार्ट खून दे रहा है, क्यों दे रहा है, कि बाकी सब अंग खून ले रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे ये अंतःक्रिया अंतर संबंधित है, अंतर संबंधित है, अंतर संबंध है। एक दे रहा है तो एक ले रहा है। ऐसे ही नीतियाँ हैं, नीतियाँ सरकार दे रही है तो जनता ले रही है, अर्थात अंतर संबंधित है। और यदि यह अंतर संबंधित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अन्योन्याश्रित भी है। अन्योन्याश्रित का अर्थ क्या होता है, एक दूसरे पे आश्रित होना। अर्थात एक ले रही है, यदि एक ले रही है, क्यों, क्योंकि एक दे रही है, तो संबंध है। इसलिए क्योंकि यदि दूसरा अंग नहीं लेगा, अर्थात सरकार नीतियाँ बनाएगी, सरकार नीतियाँ बना रही है, लेकिन जनता उसे फॉलो ही नहीं कर रहा है, आश्रित है। जनता, सरकार नीति बनाएगी और जनता उसको फॉलो करेगी, अर्थात ये एक दूसरे पे आश्रित है। यदि जनता फॉलो नहीं करती है तो सरकार क्यों बनाएगी, सरकार जनता पर आश्रित है और जनता सरकार पर आश्रित है। इसी प्रकार यह एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाएं करते रहते हैं, अंतःक्रियाएं करते रहते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या है, अंतःक्रियाएं, पहले सरकार से मांग की जाती है कि ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाओ, सरकार वैसी नीतियाँ बनाती है, राज्य ऐसी नीतियाँ बनाता है। बनाने के बाद में फीडबैक आता है, फीडबैक समाज में से आता है, और फीडबैक के बाद में उसका अच्छा या बुरा जो भी फीडबैक आता है वो वापस सरकार तक जाता है। तो इसका अर्थ क्या है, दोनों के मध्य क्या हो रहा है, अंतःक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे देखो, किसी भी व्यवस्था की जो मेन तत्व हैं, वो मुख्य तत्व क्या हैं, अंतर संबंधित होती है, अन्योन्याश्रित होती है, इनके बीच में अंतःक्रियाएं चलती रहती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी व्यवस्था में तत्व क्या क्या होता है। अब हमारा है कि विशेषताएं क्या है, हम करेंगे ये, लेकिन ये आगे करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। तो देखिए बहुत सारी विशेषताएं तो यहाँ पे निकल कर ही आ गई है, बहुत सारी विशेषताएं यहाँ पे निकल कर आ गई है। लेकिन फिर भी अब एक बार और हम पढ़ लेते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का समुच्चय है। देखो अंतःक्रियाओं का समुच्चय है, ये हमने कर लिया। अंतःक्रिया है, एक दूसरे के साथ क्रिया करती है, दूसरे पहले के साथ क्रिया करती है। राजनीतिक व्यवस्था क्या है, अंतःक्रियाओं का समुच्चय है। यहाँ पे आता है कि राजनीतिक व्यवस्था
प्राकृतिक व्यवस्था से समानता रखती है। प्राकृतिक व्यवस्था से समानता रखती है अर्थात क्या है, प्राकृतिक व्यवस्था जैसी है। इसका उदाहरण मैं तुम्हें करवाती हूँ कि कैसे प्राकृतिक व्यवस्था जैसी है। यदि हम प्रकृति में पेड़ लगाते हैं तो क्या प्रकृति अच्छा रिस्पॉन्स देती है? देती है। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन देती है। मतलब क्या है, प्रकृति क्या करती है, प्रकृति में यदि हम पेड़ लगाते हैं तो प्रकृति रिस्पॉन्स देती है, तो रिस्पॉन्स देती है। ऐसे ही यदि हम अच्छी नीतियाँ बनाते हैं, सरकार यदि अच्छी नीतियाँ बनाती है तो सरकार की नीतियों पर पर्यावरण द्वारा फीडबैक दिया जाता है, रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो यहाँ पे ये प्राकृतिक व्यवस्था के समान है। कौन? राजनीतिक। यहाँ पे लिखना है राजनीतिक व्यवस्था प्राकृतिक व्यवस्था के समान है। उसके बाद में देखिए ये जो तरीका है चलता रहता है। एक तरफ जनता की मांगें उठती है, फिर सरकार उस पर प्रोसीजर करती है, प्रोसीजर करने के बाद में, प्रोसेस करने के बाद में नीतियाँ बनाती है, और नीतियाँ बनाने के बाद में वह वापस समाज में आती है। ये जो चीज़ है ये चलती रहती है, फिर वापस मांगें उठती है। तो इस प्रकार से क्या है, ये स्थिर नहीं है बल्कि क्या है, गत्यात्मक है। क्या है? गत्यात्मक है, गति करती रहती है, गति करती रहती है, मांगें उठती रहती है, सरकार प्रोसेस करती रहती है, सरकार नीतियाँ बनाती रहती है, और फिर वापस वह पर्यावरण, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, समाज, एनवायरनमेंट, वातावरण। तो वातावरण से मांगें उठती है और वातावरण में ही नीतियाँ आती है, और नीतियाँ बाद में धीरे धीरे क्या होती है, वापस जाती है, फीडबैक आता है। फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है, फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके बाद में है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वह बंद नहीं, खुली है। बंद नहीं है, खुली का अर्थ क्या है, राजनीतिक व्यवस्था पर पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण का अर्थ यहाँ पे ये जो हमारे चारों तरफ है ये पर्यावरण नहीं है, पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है। अर्थात जो पर्यावरण यानी समाज, समाज में जो कारक है, धर्म है, जाति है, मीडिया है, तकनीक है, एनजीओ है, इन सब का प्रभाव, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सारी की सारी जो भी क्रियाएं समाज में हो रही है उन सब का प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ता है। राजनीतिक व्यवस्था पर इन सब का प्रभाव पड़ता भी है और राजनीतिक व्यवस्था इन सब पर अपना प्रभाव डालती भी है। तो इस प्रकार से यह एक बंद नहीं बल्कि एक खुली व्यवस्था है। फिर आता है कि राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ पे लिखना है बच्चों, राजनीतिक व्यवस्था समाज की एक उपव्यवस्था है। क्या है? कैसे? समाज में तो बहुत सारी व्यवस्था है। समाज में धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, तो ये बहुत सारी व्यवस्था है। तो समाज में बहुत सारी व्यवस्थाओं में से राजनीतिक व्यवस्था क्या है? एक उपव्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था एक उपव्यवस्था है। और देखिए, राजनीतिक व्यवस्था समाज की एक उपव्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था की भी बहुत सारी उपव्यवस्थाएं हैं। राजनीतिक व्यवस्था की भी बहुत सारी उपव्यवस्थाएं हैं। कैसे? देखो, एनजीओ जो है, पॉलिटिकल पार्टीज है। देखो, ये पीपी का अर्थ है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यवस्था की उपव्यवस्था है। प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप क्या है? प्रेशर ग्रुप भी राजनीतिक व्यवस्था की उपव्यवस्था है। एनजीओ, एनजीओ भी राजनीतिक व्यवस्था की उपव्यवस्था है। इसके साथ साथ में देखिए, जाति, जाति, धर्म, तकनीक, संचार,
ये जो सारी है, आज मोदी ने कोई भी नियम बनाया है, कोई भी यदि मोदी नियम बनाता है तो ये जो नियम है ये हमारे तक कैसे पहुंचाता है मोदी? संचार द्वारा। और ये क्या है? तकनीक है। तो इस पर मैं मेरी बात तुम्हारे तक रख रही हूँ। ये कैसे रख रही हूँ? तकनीक द्वारा। ऐसे ही राजनीतिक व्यवस्था भी तकनीक का यूज़ करते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, प्रेशर ग्रुप है, एनजीओ है, ये जो तकनीक है, यहाँ पे कास्ट है, रिलीजन है, मीडिया है, ये सारे के सारे राजनीतिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है। यहाँ पे देखिए, अब है प्रत्येक व्यवस्था में अनुरक्षण होता है। ध्यान से एक शब्द सुनना, अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का अर्थ है कि मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस होता है। यह अर्थात मेंटेनेंस का अर्थ क्या है? प्रत्येक व्यवस्था जो होती है उसमें मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस का अर्थ देखिए कि नए पद, नई संरचनाएं, नए पद और नई संरचनाएं यानी संस्थाएं, संरचनाएं यानी संस्थाएं, नए पद, नई संरचनाएं बनाए जाते हैं ना। नए पद मतलब मेंटेन कर रहा है। मेंटेन किस चीज़ का कर रहा है? नए पद बना रहा है, नई संरचनाएं बना रहा है, संस्थाएं बना रहा है। और क्या कर रहा है? पुरानी में सुधार कर रहा है, पुरानी में सुधार कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है? पुरानी में तो सुधार कर रहा है, लेकिन पूर्ण परिवर्तन नहीं करना है। ध्यान रखना, पूर्ण परिवर्तन नहीं करना। मेंटेनेंस का अर्थ क्या है? नए पद का, नई संरचनाओं का निर्माण, नए पद, नई संरचना का निर्माण। मेंटेनेंस में क्या होती है? पुरानी चीज़ों की मेंटेनेंस करते हैं ना, तो पुरानी में सुधार करना, लेकिन पूर्ण परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि व्यवस्था तो बिगड़ गई, व्यवस्था तो खत्म हो गई। इसीलिए ध्यान रखना है, पूर्ण परिवर्तन नहीं किया जाता, पुराने में ही सुधार किया जाता है, नए पद का सृजन किया जाता है, नई संस्थाओं का बनाया जाता है। ये है मेंटेनेंस। तो प्रत्येक व्यवस्था अपनी मेंटेनेंस करती है, नए पद बनाती है, नए संस्थाएं बनाती है, पुराने में सुधार करती है और पूर्ण परिवर्तन नहीं करती। मेंटेनेंस के साथ साथ में आता है अनुकूलन। परिवर्तन में जैसा भी परिवर्तन होता है, समाज में परिवर्तन होता है, तो मांगों के अनुकूल यहाँ पे क्या है? समाज द्वारा मांग की जाती है। समाज क्या करता है? मांग करता है, मांग की पूर्ति करना। ठीक है, मांगों के अनुकूल क्या करेंगे? पूर्ति करेंगे। मांगों के अनुकूल पूर्ति करेना। यहाँ पे ध्यान से दो शब्द ध्यान रखना है। अनुरक्षण, अनुरक्षण माने मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या आएगा? नए पद, नई संस्थाएं और मेंटेन करना मतलब क्या है? सुधार करना, पुरानी में सुधार करना, लेकिन पूर्ण परिवर्तन नहीं। उसके बाद में शब्द आता है अनुकूलन। अनुकूलन का अर्थ है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है? कि मांगों के अनुकूल पूर्ति करना, मांगों के अनुकूल पूर्ति करना। या हम ये कह सकते हैं कि, या हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास में परिवर्तन हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, परिवर्तन के अनुकूल व्यवस्था को परिवर्तन के अनुकूल ढलना, अनुकूल ढलना। व्यवस्था क्या करती है? जो परिवर्तन होता है उसके अनुसार ढल जाती है। व्यवस्था क्या करती है? जो परिवर्तन होता है उसके अनुसार ढल जाती है। तो इस प्रकार से ये दो शब्द याद रखना है तुमको। मांगों के अनुकूल ढालना, अडेप्टेशन। अडेप्ट कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है। क्या अडेप्ट कर लेती है? जो मांगे हुई है उसको पूरा करती है, जो परिवर्तन हुआ है उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। ये दो शब्द ध्यान में रखना है, मेंटेनेंस,
अडेप्टेशन। ठीक है, ये प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता होती है। उसके बाद में आता है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में प्रेशर आता है, दबाव आता है, फिर भी वो परसिस्टेंस रखती है। अर्थात क्या है, जब एक दिन मांगे ही मांगे बढ़ जाती है, सरकार के समक्ष मांग आती रहती है और सरकार उसको पूरा नहीं कर पाती है, पूरा नहीं कर पाएगी तो क्या है, व्यवस्था खत्म हो जाएगी। लेकिन देखो प्रेशर आता है, मांगे का अधिक आना, तो मांग अधिक आने से क्या होगा, व्यवस्था की क्षमता, व्यवस्था कौन है, राज्य, तो राज्य के पास में इतनी कैपेबिलिटी है या नहीं है, तो कैपेबिलिटी को चुनौती मिलती है, यह प्रेशर कहलाता है। सरकार की कैपेबिलिटी को चुनौती देना अर्थात प्रेशर में आना, लेकिन चुनौती मिलने के बाद भी वह परसिस्टेंस रहती है। राजनीतिक व्यवस्था क्या रहती है, परसिस्टेंस रहती है, सातत्य रहती है। सातत्य का अर्थ होता है व्यवस्था की क्षमता बने रहना। यहाँ पे आया था क्षमता के समक्ष चुनौती आती है, लेकिन आने के बावजूद भी व्यवस्था कैसी रहती है, टिकी रहती है, अटल रहती है और दृढ़ रहती है। ये यदि व्यवस्था दृढ़ रहती है, मांगों के अनुकूल पूर्ति करती रहती है, अडेप्टेशन हो जाता है, तो राजनीतिक व्यवस्था टिकी रहती है, परसिस्टेंस बना रहता है। तो यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण के साथ क्या जोड़ता है, राजनीतिक व्यवस्था टिकी है, तो टिकी है तो वह पर्यावरण से जुड़ी है। तो पर्यावरण से कौन जोड़ता है राजनीतिक व्यवस्था को, पर्यावरण से कौन जोड़ता है, परसिस्टेंस जोड़ता है। और परसिस्टेंस यदि है तो राजनीतिक व्यवस्था भी है, क्योंकि यदि वो खत्म हो गई तो कुछ राजनीतिक व्यवस्था रह ही नहीं गई। इसलिए परसिस्टेंस को ही डेविड ईस्टन ये जो आगत निर्गत मॉडल है, इनपुट आउटपुट मॉडल है, इसका केंद्रीय तत्व मानता है। केंद्रीय तत्व क्या है, परसिस्टेंस है, अर्थात सातत्यता को इस मॉडल का केंद्रीय तत्व मानता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं, ये टॉपिक कोई आम टॉपिक नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ तुम्हें समझाने की। तो यहाँ पे तुम्हें भी बहुत अच्छे से समझना, मेरी साइकोलॉजी को समझना कि मैम क्या समझाना चाहते हैं। एक सिंपल सी व्यवस्था जो हर जगह चलती है, लाइट का स्विच ऑन किया, लाइट जल गई, ठीक है, तो ये एक व्यवस्था है कि तार के माध्यम से लाइट जा रही है, ठीक है। ऐसे ही राजनीतिक व्यवस्था में एक सरकार है, एक जनता है। जनता मांग करती है और सरकार नीतियाँ देती है, नीति निर्माण, डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग करती है। तो यह प्रोसीजर कैसे चलता है, यदि सरकार के समक्ष दबाव आता है, प्रेशर आता है, तो प्रेशर आया लेकिन वो परसिस्टेंस बनाए रखती है, टिकी रहती है, तो व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। इसलिए डेविड ईस्टन ने इसको केंद्रीय तत्व माना है, परसिस्टेंस को। उसके अलावा देखो हमने शब्द किया मेंटेनेंस। देखिए प्रत्येक व्यवस्था में बार बार अलग अलग परिवर्तन होते रहते हैं, तो परिवर्तन करना, ठीक है, और क्या है, नए पद देना, नई संस्थाएं देना और पुरानी में सुधार करना, मेंटेनेंस करना, ये ज़रूरी है। लेकिन पूर्ण परिवर्तन तो नहीं कर सकते। हाँ, मैं अपने आप में सुधार कर सकती हूँ, अपने आप को ख़त्म करके तो नहीं कर सकती, पूर्ण परिवर्तन तो नहीं कर सकती। ठीक ऐसे ही यहाँ पे मेंटेनेंस के साथ साथ में अनुकूलन है, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है, जो मांगे आई उन मांगों के अनुकूल पूर्ति कर देना, ठीक है। और क्यों, क्योंकि उसको सातत्य बनाए रखना है, परसिस्टेंस बनाए रहना है। तो इस प्रकार से क्या है, जो परिवर्तन हुआ उसके अनुकूल ढाल लेना। तो ये जो सारी की सारी है, ये राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। अब हमें करेंगे इसका ढांचा और मॉडल हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसका ढांचा करेंगे।